बीकॉम पार्ट थर्ड के एएनएफ के सेकंड पेपर टैक्सेशन में आज का हमारा टॉपिक सप्लाई के ऊपर है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई के ऊपर लगाया जाने वाला कर है। सामान्य रूप से सप्लाई से आशय किसी व्यक्ति द्वारा कोई वस्तु अन्य व्यक्ति को देने से है। जीएसटी के अंदर वस्तुएं सेवा या दोनों की आपूर्ति पर कर लगाए जाने का प्रावधान है, इसलिए इस शब्द को अच्छे से समझना हमारे लिए आवश्यक है। जीएसटी लगने से पहले जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स था। तो उस समय हमारे देश में कई सारे कर लगाए जाते थे, जैसे कि वस्तु बिक्री कर है, उत्पाद कर है, सेवा कर है। तो इसमें टैक्स तब लगाया जाता था जैसे कि हम पहले वस्तु को निर्माण करें या तो उसके ऊपर उत्पाद कर लगता था। वस्तु के विक्रय करते थे तो विक्रय के ऊपर विक्रय कर लगता था। इसी प्रकार से सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं पे सेवा कर लगाया जाता था। ये कर लगाया जाना एक तरीके से टैक्सेशन का इवेंट है, टैक्स पॉइंट है। जीएसटी में भी कर तब लगाया जाएगा जब आपूर्ति होगी, सप्लाई होगी। इसलिए आपूर्ति शब्द बहुत व्यापक शब्द है और इसमें वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूप जैसे बिक्री, स्थानांतरण, वस्तु विनिमय, अदला बदली आदि शामिल हैं। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 के अनुसार आपूर्ति में जो परिभाषाएं बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिपल के लिए किया गया या करने के लिए सहमत विक्रय, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निष्पादन जैसे माल या सेवाओं दोनों की आपूर्ति के लिए सभी प्रारूप शामिल हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी लेन देन सप्लाई की श्रेणी में तभी आएगा जबकि इसमें ऐसा लेन देन वस्तु एवं सेवा से संबंधित हो। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अधिनियम में क्या क्या कहा गया है कि माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति। तो जब ये चीज़ होगी और इसके साथ साथ दो चीज़ें और हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको समझना चाहिए कि ऐसा जो भी व्यवहार किया जाए वो प्रतिफल के लिए किया जाए। हालांकि अधिनियम में कई जगह इसके अपवाद भी हैं, परंतु सामान्यतः ये प्रतिफल के लिए किया जाए। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये व्यवसाय से संबंधित हो, यानी ये व्यवसाय के लिए किया जाए या उसे आगे बढ़ाने, इसके भी कुछ अपवाद हैं लेकिन सामान्यतः वो व्यापार के लिए किया जाता हो तो वो सप्लाई की परिभाषा में आएगा। इसके अलावा प्रतिफल के लिए कंसीडरेशन के साथ अगर सेवाओं का आयात किया गया है तो उसको भी सप्लाई की श्रेणी में रखा गया है, चाहे वो व्यवसाय के लिए किया जाए या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया जाए अथवा नहीं किया जाए। और इसके साथ ही एक अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कुछ क्रियाकलाप हैं जो प्रतिफल के साथ तो होने चाहिए, लेकिन या प्रतिफल के साथ अथवा बिना प्रतिफल के भी उनको इस सप्लाई की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जैसे कि अभी परिभाषा में बताया गया है कि कुछ जितने भी व्यवहार हैं उनमें व्यवहारों में मेन क्या क्या है कि फॉर्म, जैसे हम कहें फॉर्म ऑफ सप्लाई, उसमें पहला है सेल और ट्रांसफ़र, दूसरा है एक्सचेंज और बार्टर, तीसरा है रेंटल और लीज़, इसी प्रकार से लाइसेंस और डिस्पोजल। जीएसटी अधिनियम की धारा 7 में आपूर्ति के विभिन्न प्रारूप हैं जिनको मैंने अभी आपको बताया है, इनको समझना भी आवश्यक है। विक्रय या हस्तांतरण को अधिनियम में कहीं भी वैसे तो परिभाषित नहीं किया गया है,
पर जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि सामान्य रूप से जिसे हम सेल कहें, तो सेल के लिए क्या ज़रूरी है कि ये एक प्रकार का अनुबंध होता है जो प्रतिपल के लिए वस्तुएं सेवा के स्वामित्व का हस्तांतरण एवं भौतिक रूप से कब्ज़ा लेने से संबंधित होता है। कहने का मतलब यह है कि जो सेल है उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं। एक तो ये एक प्रकार का अनुबंध है, दूसरा ये प्रतिपल के लिए किए जाने वाला एक प्रकार के स्वामित्व का हस्तांतरण है और इसमें भौतिक रूप से कब्ज़ा लेना भी शामिल है। अगर का माल का स्वामित्व प्रपत्रों के द्वारा हुआ तो विक्रय माना जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि वस्तुएं सेवा दूसरे व्यक्ति को बिना मुद्रा के वस्तुएं सेवा के रूप में दी जाती है, जैसे कि हमने कॉमर्स में पहले ही पढ़ा है कि वस्तु विनिमय टाइप से, तो उसको अदला बदली कहा जाता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बिना मुद्रा के की जाए तो उसे हम बार्टर यानी अदला बदली में रखते हैं, और अगर वो आंशिक रूप से वस्तु में और आंशिक रूप से मुद्रा में किया जाए तो उसे हम विनिमय कहते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं आपको कि किसी टैक्स एक्सपर्ट का कंसल्टेंट है, वो अपनी सेवा के लिए अगर किसी डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज करा ले, जबकि करा ले तो उसे हम बार्टर या अदला बदली कहेंगे। इसके विपरीत जब विनिमय में क्या होता है कि वस्तुएं सेवा का भुगतान आंशिक रूप से मुद्रा में तथा आंशिक रूप से वस्तुएं सेवा में किया जाता है। जैसे आप कई बार कोई नया मोबाइल लेने के लिए अपना पुराना मोबाइल उस स्टोर की मोबाइल के स्टोर के विक्रेता को दे देते हैं, जिसमें आप अपना पुराना मोबाइल भी दे देते हैं और कुछ भुगतान भी नकद में या जैसे भी किसी भी फॉर्म में करते हैं, तो इसे हम विनिमय मानते हैं। लाइसेंस, रेंटल या लीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ों में आप जो है वस्तु एवं सेवा का हस्तांतरण बिना स्वामित्व के हस्तांतरण के किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि माल का स्वामी तो उस माल या सर्विस का स्वामी कोई अन्य व्यक्ति था, आप अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और उस वस्तु का इस्तेमाल करने का अधिकार भी आपको मिल जाता है। सप्लाई के मीनिंग को समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं को भी जानना आवश्यक है, जिससे इस टर्म को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसमें से मेन ये है कि वस्तु एवं सेवा, ये जो क्रिया है, ये वस्तु एवं सेवा या दोनों की क्रिया पर या व्यवहार इसमें शामिल होते हैं। मद आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। ये आपूर्ति प्रतिपल के लिए किया जानी चाहिए। आपूर्ति व्यापार के लिए या व्यापार को बढ़ाने के लिए की जावे। आपूर्ति इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है। आपूर्ति का कर योग्य सीमा या क्षेत्र में होना आवश्यक है। इसको यूँ समझिए कि कोई भी क्रिया या लेनदान तभी आपूर्ति मानी जाएगी जबकि ये वस्तु एवं सेवा या दोनों के संबंध में हो। अगर आपूर्ति वस्तु एवं सेवा से संबंधित नहीं है तो आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ कि वस्तु की परिभाषा में प्रतिभूतियों को शामिल नहीं किया गया है, अतः यदि प्रतिभूतियों का विक्रय कर योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाए तो भी उसे आपूर्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट वस्तु शामिल नहीं है। इसी प्रकार से ऐसी आपूर्ति किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए यदि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के आशय से कर योग्य व्यक्ति की श्रेणी में आना भी आवश्यक है। और व्यक्ति की परिभाषा में हमने पढ़ा कि व्यक्ति कौन कौन होते हैं। भाई, व्यक्ति में इंडिविजुअल शामिल हैं, एचयूएफ शामिल है, फर्म शामिल है, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इस तरीके से ये आदमी शामिल होते हैं। हम जानते हैं कि एक करमुक्त सीमा से अधिक आपूर्ति करने पर व्यक्ति का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः पंजीकृत व्यक्ति ही कर योग्य व्यक्ति होता है। ये पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई अगर उसने कोई आपूर्ति कर भी दी तो इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आपूर्ति प्रतिपल के लिए की जानी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया ना, प्रतिपल होना बहुत आवश्यक है। प्रतिपल
या तो नकद हो सकता है या वस्तु जो आपूर्ति के बदले मिलती है को शामिल किया जाता है। अधिनियम में प्रतिफल के बिना भी आपूर्ति मानी गई है। उसको छोड़कर अन्य मामलों में प्रतिफल होना अनिवार्य है। अतः कोई आपूर्ति बिना प्रतिफल के की जावे तो वे आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पुरानी कार किसी पुण्यार्थ संस्था को बिना प्रतिफल के दे दी जाए तो ऐसा व्यवहार हस्तांतरण तो किया गया है, उसके बावजूद भी आपूर्ति की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि उस व्यक्ति ने प्रतिफल नहीं लिया है। इसी प्रकार से आप मान लीजिए देखते हैं कि कोई टीचर है, वो आसपास के किसी बच्चे को बिना फीस के भी पढ़ा रहा है, तो इसको आपूर्ति यानी सर्विस की आपूर्ति नहीं माना जाएगा। आपूर्ति व्यवसाय के लिए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया परिभाषा में लिखा हुआ है कि ये व्यवसाय के लिए किया जाए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। और व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा या साहस आदि क्रियाएं शामिल की जाती हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम अपना पुराना वाहन विक्रेता को दे देते हैं और एक नई कार वगैरह या नया वाहन लेने के लिए उस व्यक्ति को ये जो हमने पुराना वाहन दिया है ये एक प्रकार की व्यावसायिक क्रिया नहीं है, इसलिए ये ट्रांसफ़र होने के सप्लाई की तरह होने के फलस्वरूप भी ये आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। आपूर्ति के लिए ये भी एक आवश्यक टर्म है कि वे इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य हों। यदि किन्हीं वस्तु या सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य नहीं हो तो ऐसी आपूर्ति इस अधिनियम के आशय से आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जीएसटी में अभी पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में से बाहर रखा गया है, अतः पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। आपूर्ति का कर योग्य क्षेत्र में होना भी आवश्यक है। जैसे जीएसटी है तो जीएसटी वो संपूर्ण भारत के ऊपर लगता है, चाहे ऐसी आपूर्ति भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर की जानी चाहिए, आवश्यक है। अतः ऐसी आपूर्ति जो कि भारत के बाहर की जाए तो आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे कोई माल या सेवा या दूसरे देश से की जाए तो ये अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद।